हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन किस प्रकार हुआ, इस अध्याय में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसकी जो कालक्रम था वे 1870 के दशक से लेकर भारत की आज़ादी तक 1947 तक। इस क्रम में इस समय काल में कौन कौन सी घटनाएं बीती और किन कारणों की वजह से ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसके महत्वपूर्ण उसमें उसका उद्देश्य क्या था, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है उसे शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हम निम्न लिखित का अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था कि जो कंपनी है वे किस प्रकार वो भारत पे आई, धीरे धीरे व्यापार करने के लिए। फिर उन्होंने किस प्रकार सत्ता प्राप्त करी, फिर इसके बाद रियासतें प्राप्त कर ली और धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाती चली गई। तो उसी के बारे में हम इसके बाद देखिए इसमें जो उल्लेख है, सर्वप्रथम भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद आगे नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, साथ ही साथ जो किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव, 19वीं शताब्दी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौती, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। इसे ठीक पहले हमने पढ़ा था, उसके फर्स्ट बुक में भी हमने देखा सामाजिक धार्मिक सुधार। और इससे पहले जो चैप्टर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, एक तो महिलाओं का सुधार, उससे पहले भी जो सामाजिक शिक्षाओं के बारे में चर्चा हुई थी ये सब। इसके अलावा 1857 का विद्रोह और फिर उसके बाद की स्थिति, साथ ही साथ हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, ये सब हमने देखा। हम इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो भिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? इसके भिन्न भिन्न कारण थे, तभी तो आगे चलकर जो 1857 का विद्रोह हुआ और फिर इसके बाद बहुत छोटे छोटे विद्रोह हुए थे। और आगे चलकर जब इनमें असंतोष उत्पन्न हुआ तो बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिला। राष्ट्रवाद का उदय, सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होने से पहले मनुष्य में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये जागृत नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति अपने जो राष्ट्र के विकास के लिए या अपने जो भी भारतीय नागरिक हैं या अन्य किसी भी राष्ट्र के नागरिक हों, तो उसके बारे में जब तक उनकी भावनाओं का, राष्ट्रवाद का उदय नहीं होगा तब तक कोई भी इस पर किसी प्रकार का बल प्रदान नहीं करेगा। तो देखिए राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया था। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत, यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्थाओं उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमा चुके हैं
और जब तक यह नियंत्रण ख़त्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे विकसित हो रही है राष्ट्र भावना। अब लोगों में ये जागृति आ रही है, जब तक जो ब्रिटिश शासन है या उनका जो अधिकार हो रखा है भारत पर, जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक भारतीय लोग उनके नियंत्रण में रहेंगे और भारत भारत नहीं कहलाएगा। यह चेतावनी 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लग गई थी। 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि जो अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। पूना सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के मुख्य संगठन थे। तो जो अब राष्ट्रवाद की चेतना है, जो जागृति धीरे धीरे विकसित हो रही थी, वो किस माध्यम से, जो धीरे संगठन बन रहे थे समाज सुधार में और बहुत से समाज में संगठन बनते चले गए। तो ये सब जो संगठन थे, जो आम जनता थी, उनको जागृति दे रहे थे, उनको एक नवचेतना प्रदान कर रहे थे। तो जब पुनः सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए, जो सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए, बिल्कुल सर्व अर्थात सभी, जनिक अर्थात लोगों का। हालांकि इनमें से हम बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य मानते थे। जो पुनः सार्वजनिक सभा थी, वे अपने ही लक्ष्य को पूरे भारतीय जो हैं उनका भी लक्ष्य मानते थे और उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय, वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग प्रभुत्व हो, संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस आधार से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये जो नए नए संगठन थे, ये एक जो भारतीय लोग थी, आम जनता थे, इनमें एक नई जागृति उत्पन्न कर रहे थे और ऐसा विचार प्रस्तुत कर रहे थे कि जो भारत है वे अपने जो फैसले हैं, जो शुभकारी या फिर अच्छा या बुरा, वो स्वयं खुद के बारे में सोच सकता है। 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सके। तो जो वर्नाक्यूलर एक्ट था जो निकल के आया, ये ऐसा कानून था जो ब्रिटिश शासन की आलोचना करते थे, चाहे वो पत्रिकाओं के माध्यम से, चाहे वो छोटे छोटे जो कविताएं लिखे या पत्रकारों के माध्यम से, उनको उठाकर किसी जेल बंदी में उसे बंद कर देते थे और उन पर भिन्न प्रकार का प्रतिबंध लगा देते थे। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार, देखिए जो वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट था उसके बारे में बात की जा रही है,
इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपी है तो सरकार ने इलवर्ट एक बिल था लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश एवं यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। तो सबसे पहले जो अखबार में आपत्तिजनक जो भी ये जो वर्नाक्यूलर एक्ट था उसके मुताबिक अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज़ें छपी हों सरकार के खिलाफ, तो जो छापने वाला है उसकी संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार ये सरकार को प्राप्त था। इसके बाद 1883 में एक एक्ट आया, उसको लेकर कई हंगामा हुआ और इस विधेयक में प्रावधान था कि जो भारतीय नागरिक हैं वे न्यायाधीश के पद पर आसीन रहकर यूरोपीय और ब्रिटिश व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। ऐसा जो एक्ट था उसमें ऐसा प्रावधान था और साथ ही साथ ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित हो सके। और जब अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया है। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता था। तो क्या हुआ, इलवर्ट बिल जो आया था उसके प्रति जो अंग्रेज़ थे उनमें असंतोष था, लेकिन भारतीय तो संतुष्ट थे। किंतु जब ये प्रावधान आया और इसे वापस ले लिया ब्रिटिश सरकार ने, इससे जो भारतीय जनता थी वो बहुत रुष्ट थी और उसका विरोध किया। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इलबर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कांग्रेस का संगठन कब हुआ? 1885 में। और इसके जो प्रतिनिधि सदस्य आरंभ में कितने थे? 72, ठीक है, 72 प्रतिनिधि के साथ। और कहाँ पर ये संगठित हुई? मुंबई में एक सभा के अंतर्गत इसमें जो 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने इसमें अपना मतलब इसमें सम्मिलित थे। उनके समय में ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। संगठन के प्रारंभिक जो नेता थे, जो आरंभिक नेता थे, वे दादा भाई नौरोजी थे। देखिए, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त और S ब्रह्मयान आयर और भी बहुत से अन्य जो प्राय मुंबई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। दादा भाई नौरोजी ये
व्यावसायिक थे और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रीयों का मार्गदर्शन किया और सेवानिवृत्त राष्ट्र सरकार A.O. ह्यूम ने भी भिन्न क्षेत्र में भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई। वास्तव में इसके जो संस्थापक थे ये A.O. ह्यूम, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये जो A.O. ह्यूम थे ये थे इंग्लैंड के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे। तो इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया जिसकी वजह से कार्य संभव हो पाया। प्रचारक का अर्थ क्या होता है, देखिए, ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं का प्रसार और रिपोर्टर्स बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। दादाभाई नौरोजी का एक चित्र है। नौरोजी की जो पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों में बहुत तीखी आलोचना की। ये इनकी जो ये पुस्तक है एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत अधिक प्रसिद्ध रही थी इनके समय में। और इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो आधुनिक काल के इतिहास में इनकी जो पुस्तक है वे कई बार देखने को और सुनने को मिलती है। तो एक ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ उभरता हुआ राष्ट्र, अब राष्ट्रवाद की भावना तो उदय हो गई। अब उसकी जो भावनाएं धीरे धीरे जागृत हो रही थी। अब ये उभर के किस प्रकार जो सामान्य लोग थे, जो जनता थी, किस प्रकार वो बढ़ती चली गई, इसके बारे में आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। अक्सर कहा जाता है कि आपने 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आह्वान था कि जो विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषद को ज़्यादा अधिकार दिया जाए और जिस प्रांत में परिषद नहीं है वहाँ उसका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार ने भारत को भी ऊंचे पद पर दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस उभर कर सामने आई थी, जो पार्टी, उनका ऐसा मत था सरकार के आगे, ये अपना पक्ष रखते थे कि जिस प्रकार जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उन्हें ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त हैं भारत में, जैसे न्यायाधीश का पद हो गया, गवर्नर जनरल का पद हो गया, और भी बहुत से अनेक जो पद थे। तो इनका मानना ये था कि वे भारतीयों को भी प्रदान किए जाए, ये सिर्फ ब्रिटिशर्सों के लिए आरक्षित ना छोड़ी जाए। और साथ ही साथ इन्होंने जो पार्टी थी, इन्होंने बल दिया कि जो सिविल सेवा का जो परीक्षा कराई जाती है, जो लंदन में कराई जाती थी ब्रिटेन में, उनका मत ये था कि भारतीय में भी सिविल सेवा का जो परीक्षा है ना वो आयोजित कराई जाए, सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, भारत में भी। शासन व्यवस्था में भारतीयकरण की मांग नक्सलवादियों के खिलाफ चल रही थी, आंदोलन का एक हिस्सा था, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आम तौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते,
क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते थे और इसीलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की जो धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकेगी। और भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स्ट एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। तो अब जो भारतीय लोग थे और जो भिन्न भिन्न संगठन थे वो बहुत जागृत हो रहे थे और कह रहे थे, उनका ये समाज में आवाज़ उठ रही थी कि जो ऊंचे ऊंचे पद, जैसे कि अभी हमने देखा कि न्यायाधीश और न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सब में जो ऊंचे ऊंचे पद थे वे ब्रिटिश अधिकारियों को प्राप्त थे और उनका जो आय आती थी उसका टैक्स कट के मतलब काफ़ी उसका बड़ा हिस्सा ब्रिटेन जाता था और उससे उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती थी, सुदृढ़ होती थी। तो अब इनमें जागृति आ रही थी कि नहीं, अब सिर्फ ब्रिटिश जो लोग हैं सिर्फ उनको ही तैनात ना किया जाए, भारतीयों को भी तैनात किया जाए और उनको अच्छी इनकम प्राप्त हो, जिससे कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो भारत में ही उनकी जो आय है वे रहे और भारत सुदृढ़ बने। और इसके साथ ही साथ उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए और बोलने की स्वतंत्रता। और शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़े हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य उत्पादों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किए जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए, उनके नमक कर, विदेशियों में भारतीय जमींदारों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनस्पतियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे सम्मान वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। तो अब इनमें जागृति उत्पन्न हो रही थी और वे आर्थिक मुद्दों का समर्थन करते थे। साथ ही साथ वो जो काश्तकार और जमींदार अर्थात जो किसान थे और जो भूमिकर थे, जो भूमि मालिक थे, इन सब से जो अधिक कर वसूला जा रहा था, इन सब का वो जो नई जागृति आने की वजह से इनका मतलब ये लोग विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। साथ ही साथ और जो फसल है, फसल से जो कर अधिक वसूला जाता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और जो फौजी के जो खर्च हैं, जैसे रेजिडेंसी रखी जाती थी रियासतों में, तो उसमें क्या होता था, राजा अपने व्यक्तिगत सेनाएं नहीं रख सकता था। वहाँ पर जो अफसर हैं वो अपनी सेनाएं तैनात करेंगे, वो कहाँ से आती थी, वो सब ब्रिटेन की होती थी। तो इससे उनके जो खर्च थे वे राजा को ही देना पड़ता था। तो उनका जो आर्थिक कर था, आर्थिक जो व्यवस्था थी उसको हानि पहुंचती थी। इसके अलावा नमक कर वगैरह इन सब पर उन लोगों ने, भारतीय जो पार्टियां थी और जो संगठन बने थे, उन लोगों ने आवाज़ उठाई। और भारत के जैसे वन विभाग का हमने कानून पढ़ा कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रावधान आ गए, भिन्न भिन्न नियम कायदे कानून आ गए, इन सब पर अधिक जोर दिया जाने लग गया।
कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे उन सब के द्वारा। और जो मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार लिखने, तो अब क्या हुआ, जो जनता का शोषण हो रहा था उसके प्रति जो लोग हैं वे आवाज़ उठा रहे थे। उसके लिए क्या हो रहा था, अखबार निकाले जा रहे थे। अखबार जब लोग पढ़ेंगे तो वो जो भी समाज में अव्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ लेख लिखने लग गए, अर्थात जो कविताएं हो गई, कहानी हो गए, व्यंग हो गए, गद्य हो गए, ये सब लिखे जाने लग गए। और यह भी साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश की आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। तो ये जागृति अब समाज में उत्पन्न होने लग गई। और साथ ही साथ उन्होंने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा करी। जो भाषण किए जाते थे समाज में उसकी निंदा की जाने लगी। और जनमत निर्णय के लिए देश के भिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे, तो प्रतिनिधि भी भेजे जाने लगे। लेकिन मध्य मार्गियों को भी ये लगता था कि जो अंग्रेज स्वतंत्रता तथा न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसा मानते थे कि नहीं, जो ब्रिटेन जिस प्रकार शासन कर रही है और जिस प्रकार व्यवस्थाएं देख रही है वे सब उचित है। और बहुत से लोग ऐसा नहीं मानते थे। तो भिन्न भिन्न विचार थे। और साथ ही साथ आगे देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? देखिए अभी इसी बारे में आगे हम पढ़ते। भिन्न प्रकार के नारे दिए गए आगे चलकर। जब आज़ादी की बात आई 1890 के दशक में बहुत सारे जो लोग कांग्रेस के राजनीति तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे थे। और जो बंगाल है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, इन सब में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इनको क्या कहा जाता है? बाल, पाल और लाल, इनको शॉर्ट में इस नाम से जाना जाता है, बाल, पाल और लाल। और पूरा नाम देखा जाए तो बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ये कहाँ थे? बाल गंगाधर जो तिलक थे ये पंजाब बंगाल में थे। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये सब पंजाब, महाराष्ट्र। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों में और जागृति बढ़ाई और जो नव चेतना को अधिक बल प्रदान किया। इन जैसे नेता ज़्यादातर अमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को राजस्व के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो क्या हुआ, ये जो नारा, भिन्न प्रकार के नारे दिए गए थे, उसमें से ये जो नारा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। और ये नरमपंथी और गर्मपंथी, इन जो कांग्रेस के जो आगे चल के दो दल विभाजित हो गए थे, उनके जो सदस्य हुआ करते थे। इसके साथ ही साथ ये देखिए, ये बाल गंगाधर तिलक मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए, केसरी।
तिलक, हाँ, ये एक वो संपादक थे जो अखबारों का प्रकाशन किया करते थे, और अपनी बहुत सी जो कविताएं हैं और जो भी जैसे ब्रिटिश अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये जब कुछ भी इन्हें प्रकाशित करना होता था, तो ये इन्होंने समाचार पत्र निकाले थे। तो इससे जो अंग्रेज़ हुए थे, बहुत अंग्रेज़ थे, बहुत इन पे मतलब उन्होंने बहुत क्रूरता दिखाई। इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, और कई जगह तो इन्हें गुप्त रूप से तहखाने के अंदर कई वर्षों तक रखा था। तो ये देखिए उनकी तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार, ये मराठी अखबार था केसरी, ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। जो केसरी अखबार था, जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित होता था। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इससे बहुत अधिक लोगों में, भारतीय लोगों में असंतोष था, और वे चाहते थे कि इस विभाजन को रद्द कर दिया जाए। उस वक्त जो बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल जो था वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार, उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। तो जो उड़ीसा है आज का, और जो बिहार है, जो ये आगे चल के अभी अलग हुए थे, सॉरी, झारखंड निकला था उसमें से। तो ये जो उड़ीसा और बिहार आधुनिक समय में, जो इसके कुछ भाग भी बंगाल में ही सम्मिलित थे। 1905 की बात की जा रही है। अंग्रेज़ों ने कहा था कि प्रशासनिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु यह प्रशासकीय सुधारों का मतलब क्या था? इसको सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेजी अफसरों के व्यावसायिक फ़ायदे के साथ था। जाहिर सी बात है, उनका ऐसा कोई मोटिव या उद्देश्य उनका बहुत अधिक लाभकारी नहीं होगा जब तक इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। तो उनका ऐसा फ़ायदा था, क्या था? अफसरों को जो व्यापारिक फ़ायदे थे, और इसके अलावा भिन्न प्रकार के फ़ायदे होंगे। तो लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाके को अलग करने की बजाय उनके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। तो जो गैर बंगाली हिस्सा था बंगाल से लगा हुआ, उसको क्या किया उन्होंने, उसमें सम्मिलित ना करके उसको अलग असम में अलग से उसे सम्मिलित कर दिया, और पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो आपस में ये फूट डलवाना चाहते थे। और जो एक तो पूर्व बंगाल को अलग किया, और इधर से पश्चिम का हिस्सा बचा, जो इन सब को विभाजित किया अपनी व्यावसायिक जो लाभ है उसके लिए, और फ़ायदे के लिए। और जो प्रकाशन निकलता था ब्रिटिशर्स के खिलाफ भिन्न प्रकार के, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उससे जनता बहुत रुष्ट हुई थी, और बहुत अधिक उन्होंने विरोध किया था। मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जन सभाओं का आयोजन किया गया। क्या क्या किया गया? विशाल
जो सभाएं हैं उसका आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए और जन प्रतिरोध नए नए रास्ते ढूंढने लग गए। इससे क्या हुआ, जो संघर्ष ऊर्जा उसी स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी। तो जो सामान्य जनता थी 1905 तक बहुत अधिक जागृत हो चुकी थी अपने अधिकारों के प्रति, और उसके लिए देखिए आवाज़ उठाई। ये स्वदेशी आंदोलन, ये जो इसी को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको एक करने के लिए जो भी आवाज़ उठी थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल होने लग गए। ये जो आम जनता का की जो शक्तियाँ दिख रही हैं, ये वही है, ये स्वदेशी आंदोलन उसका एक भाग। ये देखिए लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। यह जो याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक मुख्य नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। तो आर्य समाज के सक्रिय सदस्य, राष्ट्र नेता और जो राजनीतिक जो भी राजनीति में जो भी फेरबदल होता था या फिर नए परिवर्तन आते थे, नए कानून आते थे, तो वे उनका कड़ा विरोध करने के लिए भी जाने जाते थे। और क्रांतिकारी हिंसा, समाज में आमूल बदलाव के लिए हिंसा का उपयोग करना। ठीक है। परिषद, प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधित्व दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्थाएं, निर्वाचित जो संस्थाएं उसे परिषद कहते हैं। जैसे सलाहकारी हो गई या प्रशासकीय जो कार्यकारी संस्थाएं। आंध्र के डेल्टा इलाके में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो स्वदेशी आंदोलन के नाम से सर्वप्रथम पहले इसे जाना गया। अभी हमने देखा फिर वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाने लग गया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के डेल्टा के इलाकों में। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता और विदेशी उद्यमों, राष्ट्र शिक्षा और भारतीय भाषाओं के उपायों को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लंबवत करने और ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं के बहिष्कारों पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। तो ये भिन्न प्रकार के सामाजिक में उठने वाले तत्व थे। कुछ भारतीय भाषाओं का उपयोग कर रहे थे, तो कुछ राष्ट्र शिक्षा पर बल दे रहे थे, कुछ परिवर्तनवादी को लामबंद कर रहे थे, और जो कुछ थे वे वस्तुओं का बहिष्कार। ये सब जो ब्रिटिश शासन का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में ये सब प्रदर्शन किए जा रहे थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1906 में मुगल शासन जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। तो 1906 में क्या हुआ? 1905 में विभाजन हुआ था। इसकी एक वर्ष पश्चात ही 1906 में जो मुसलमान जमींदार और जो नवाब थे उनका समूह एक समूह बना। कहाँ पे? ढाका में। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हो गया 1906 में। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। देखिए ये जो लीग है, इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन
की व्यवस्था की जाए। 1919 में सरकार ने यह मांग मान ली और अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान परिषदों के लिए आरक्षित कर दी गई थी, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाता था, जिससे राजनेताओं में और धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। तो ये भिन्न प्रकार की अब मुस्लिम लीग के आने की वजह से कब आई, 1906 में आई। उससे 1909 तक आते आते जो परिषद थी, परिषद में मुस्लिमों को एंट्री मिलने लगी, मतलब वो अब उस सदस्य का हिस्सा होने लग गए और उनको एक अलग तरह का विशेष प्रावधान मिलने लग गया। इससे समाज में धार्मिक जो समुदाय धीरे धीरे थे वे उभर कर आने लग गए। 1907 में कांग्रेस टूट गई और मध्य मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। तो और संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबाव बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश के प्रतिनिधित्व सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और बाद में 1915 के लगभग इनमें काफ़ी समय लगा दोनों को एक दोबारा से एक संगठन के रूप में मिलकर काम करने का। फिर इन्होंने पूर्ण रूप से अपने कार्य पर, अपने राष्ट्र के लिए कार्य पर जो भी बल प्रदान किया और इन्होंने मिलकर आगे चलकर कई प्रकार के आंदोलन आरंभ किए और इससे आगे चल के राष्ट्र को स्वतंत्रता मिलने में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। आगे इसी क्रम में पढ़ेंगे जन राष्ट्रवाद का उदय। अब किस प्रकार जो सामान्य जनता थी, अब उसमें कैसे कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ और आगे चलकर 1947 तक आते आते भारत को आज़ादी मिली।